गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप में से बहुत सारे लोग ए आर रहमान जी के नाम से परिचित होंगे। इनका पूरा नाम अल्लाह रखा रहमान है और ये ऑस्कर विजेता भी हैं। ये एक मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति हैं। ये सिंगर भी हैं, म्यूजिक कंपोजर भी हैं, सॉन्ग राइटर भी हैं, यानी कि गाना भी लिखते हैं, गाते भी हैं, म्यूजिक भी कंपोज करते हैं। ये बहुत ही पॉपुलर पर्सनालिटी है, लेकिन इस बार ये एक अलग वजह से चर्चा में आ गए हैं। वो वजह क्या है? इनको लेकर के बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल में विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। तीखी टिप्पणियां की जा रही हैं इनके ऊपर। तो बात क्या है, इनके ऊपर तीखी टिप्पणियां क्यों की जा रही हैं, इनको लेकर के विरोध प्रदर्शन क्यों किए जा रहे हैं, उसके बारे में हम जानते हैं। तो दोस्तों, एक मूवी आने वाली है हिंदी की, जिसका नाम है पिप्पा। इसमें ईशान खट्टर और मृणाल ठाकुर ने अहम भूमिका निभाई है, लीड रोल में है वो लोग। ये मूवी बलराम सिंह मेहता के ऊपर बनाई गई है और ये पहले कैप्टन थे, बाद में ब्रिगेडियर की पोस्ट पर भी पहुंचे। जो 1971 में पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच युद्ध हुआ था ना, इसमें इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन्होंने ढाका के पश्चिम में एक क्षेत्र था जिसका नाम था गरीबपुर। यहाँ पर एक युद्ध टैंक था, इसके ये नायक थे, यानी कि इसको लीड कर रहे थे। इस नाते इन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जो 1971 का वार हुआ था, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि 1971 करके जिक्र किया गया है। तो इन्हीं के ऊपर ये मूवी बनी हुई है और इसी में एक सॉन्ग लिया गया है। उसका नाम है, उस सॉन्ग का, करार ओए लाहो कोपट। अब ये जो सॉन्ग है ना, ये ओरिजिनली किसने लिखा था? तो इस सॉन्ग को ओरिजिनली, यानी कि मूल रूप से, काजी नजरुल इस्लाम जी ने लिखा था। और जो इसकी म्यूजिक म्यूजिक कंपोज की गई थी वो एक अलग तरीके से थी। पर जब ए आर रहमान जी ने इस मूवी के लिए इस गाने को कंपोज किया, जो इसकी म्यूजिक दी, तो उसमें थोड़ा बहुत फेरबदल कर दिया। वहां पे म्यूजिक को थोड़ा सा चेंज कर दिया। अब जब म्यूजिक को चेंज कर दिया तो इसी को लेकर के प्रतिक्रिया जाग गई, क्योंकि जो ये सॉन्ग है ना, करार ओए लौह कॉपट सॉन्ग जो है, ये हमारे स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा हुआ है। जब 1922 में चित्तरंजन दास को जेल में डाल दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा, तब ये गीत लिखी गई थी। और अगर इसका हिंदी में अनुवाद आप देखेंगे ना, तो इसका हिंदी में अनुवाद होता है, जेल के उन लोहे के दरवाजों को तोड़ दो, उन्हें गायब कर दो। ये एक क्रांतिकारी गीत था। और जब इसको फिल्माया गया, इस फिल्म में इसके पीछे जो संगीत दी गई, वो थोड़ा सा इन्होंने चेंज कर दी। इसके नाते बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर टिप्पणियां की। बहुत सारे लोग को ये लगा कि यार, ये स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा हुआ गीत था, आपने इसको चेंज कैसे किया? इससे हमारी भावनाएं जुड़ी हुई हैं और आपने गीत चेंज करके एक सस्ता सा आइटम सॉन्ग बना दिया, या उसके ऊपर इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया। और ये स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा हुआ गीत, ये हमारी भावनाओं को व्यक्त करता है, आपने इसके साथ खिलवाड़ किया है। इसी को लेकर के ए आर रहमान जी के विरुद्ध यहाँ पे तीखी टिप्पणियां की गई हैं, उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन चल रहा है। और बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरीके से अपनी टिप्पणियां दी है। किसी ने एक्स पे, यानी कि ट्विटर जो पहले था, उस पर, किसी ने इंस्टाग्राम पे। और फिर इस फिल्म के निर्माता जो है, उन्होंने इसके लिए माफी भी मांगी। पूरी टीम ने माफी मांगी कि हमने इसके साथ खिलवाड़ किया या हमने इसके साथ गलत किया है। अगर आप लोग की भावनाएं आहत हुई हैं, तो उसके लिए हम माफी मांगते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये यार हमारे स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा हुआ था। उसको अपने फायदे के नाते आप किसी भी म्यूजिक को यहाँ पे नहीं डाल सकते हो। वो चीज जो ओरिजिनली थी, आप उसको ऐसे ही ले आते तो चलता। आपने परमिशन तो ले ही रखी थी, कॉपीराइट का कोई इशू तो था नहीं। तो फिर आपने म्यूजिक चेंज करने के पीछे वजह क्या दी? म्यूजिक चेंज कर दिया आपने, तो यहाँ पे लोग की भावनाएं भी चेंज हो गई ना। अब यहाँ पे लोग भावनात्मक रूप से इस चीज से जुड़े हुए हैं। काजी नजरुल इस्लाम जी से जुड़े हुए हैं। उन्होंने इतनी मेहनत करके ये गीत लिखी थी, इसके लिए म्यूजिक कंपोज किया गया था। तो आप इस तरीके से उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। और फिर वो स्वतंत्रता संग्राम, ये क्रांतिकारी गीत है, अब आप उसको कोई सस्ते से धुन पे तो कंपोज कर नहीं सकते हैं। तो इस नाते लोगों ने इनका विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया कि ए आर रहमान जी ऐसे काम नहीं कर सकते आप। मतलब एक अच्छे पर्सनालिटी हैं आप, फेमस पर्सनालिटी हैं, आप ऐसे काम करेंगे तो कैसे चलेगा? बहुत सारे लोगों ने अच्छी आलोचनाएं की कि मतलब देखिए, आपको इस तरीके से काम नहीं करना चाहिए था। ओरिजिनली गाने लेकर के आइए और म्यूजिक जो थी, या तो उसी को आप रखते। आप इस तरीके की हरकत मत करिए। मतलब अच्छे तरीके से उनकी आलोचना की, अभद्र शब्दों का यूज नहीं किया। वैसे आप लोग का क्या विचार है, म्यूजिक चेंज करना सही था या फिर गलत था? यहाँ पर उसी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दी गई है आपको। बताया रे, करार ओहे लौह कोपट गाना किस बारे में है? तो करार ओई लौह कोपट 1922 में बांग्लार कथा, बंगाल की कहानियां पत्रिका में प्रकाशित हुआ था और बाद में से नजरुल की पुस्तक भांगर गान ब्रेकिंग फ्री के गीत में शामिल किया गया था। 1922 में अंग्रेजों द्वारा देशबंधु चित्तरंजन दास, जिनका टाइम पीरियड कह रहा था 1870 से लेकर 1925 को, जेल में डालने के बाद नजरुल ने क्रांति का गीत लिखा था, ये वाला। गाने का बोल है, करार ओई लौह कोपत या भेंगे फेल कोर रे लोपत, जिसका अनुवाद है, जेल के उन लोहे के दरवाजों को तोड़ दो, उन्हें गायब कर दो। यह गाना पहली बार जून 1949 में रिकॉर्ड किया गया था, जिसे लोक गायक गिरीन चक्रवर्ती ने गाया था। अब देखिए, जब ये 1922 की बात हो रही, तब तो हमारे देश का पार्टीशन हुआ नहीं था, बंटवारा हुआ नहीं था। तो सारा देश एक ही में था, चाहे बांग्लादेश हुआ चाहे पाकिस्तान हुआ, तो सारा देश हमारा ही था। इस नाते यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब मान लीजिए कि चर्चा में आगे आपसे पूछ लेगा, तो आप कहेंगे यार, बांग्लादेश की चीजें हमसे क्यों पूछ रहे हो, किससे? तो ऐसे थोड़ी ना होता है, ये न्यूज में है, आप हो सकता है कि आपसे पूछ ही ले। अब यहाँ पे काजी नजरुल इस्लाम जी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दी गई है। नजरुल इस्लाम एक बंगाली कवि, लेखक और संगीतकार थे, जिनकी कृति नजरुल गीत थी। नजरुल के गीत एक संगीत शैली का गठन करती हैं, जो शायद रविन्द्रनाथ टैगोर की रचनाओं रविंद्र संगीत के बाद लोकप्रियता में दूसरे स्थान पर है। उन्हें पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश और दुनिया भर के बंगाली प्रवासियों में प्रतिष्ठित दर्जा प्राप्त है और उन्हें बांग्लादेश के राष्ट्रीय कवि के रूप में सम्मानित किया जाता है। तो काजी नजरुल इस्लाम जी को
बांग्लादेश के राष्ट्रीय कवि के रूप में भी सम्मानित किया जाता है, उनको सम्मान मिला है। काजी नजरुल इस्लाम जी को विद्रोही कवि या विद्रोही कवि के रूप में भी जाना जाता है। इसके पीछे की वजह क्या है? तो इसके पीछे की वजह ये है कि क्योंकि जो इन्होंने गीत लिखे वो अधिकांश विद्रोही प्रकृति के हैं, विरोध के और क्रांति के गीत लिखे हैं। और किसके खिलाफ? तो जाहिर सी बात है कि अंग्रेजों के खिलाफ, उपनिवेशवाद के खिलाफ, साम्राज्यवाद के खिलाफ। 1923 में अंग्रेजों ने नजरुल को उस पत्रिका की घोर ब्रिटिश विरोधी सामग्री के कारण गिरफ्तार कर लिया, जिसे उन्होंने स्थापित और संपादित किया था। तो ये थोड़ी बहुत आपको जानकारी दे देगी काजी नजरुल इस्लाम जी के बारे में। और उसी तरीके से यहाँ पे जो सॉन्ग है उसके बारे में अगर आपसे कोई पूछता भी है तो आपको मोटा मोटा आइडिया तो होना चाहिए। मान लीजिए यूपीएससी ना पूछे, कोई आपसे जनरली पूछ ले कि यार ये चीज़ अभी तक चर्चा में बनी हुई है, इसके पीछे की वजह क्या, आपको जानकारी है कि नहीं, करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो आपको पता है कि नहीं, तो आपको पता तो होनी चाहिए ना। चलिए अगर हम देखें आज के महत्वपूर्ण दिवस के बारे में, इंपॉर्टेंट डे के बारे में, तो पहला है राष्ट्रीय प्रेस दिवस, नेशनल प्रेस डे। ये प्रत्येक वर्ष 16 नवंबर को मनाया जाता है। 2023 के लिए इसकी थीम रखी गई है कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में मीडिया, मीडिया इन द एरा ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्योंकि आप देखेंगे वर्तमान समय में दो ही चीज तो है जो एकदम पूरी तरीके से छाई हुई है, एक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दूसरा इन्वायरमेंट। ये इतना ज्यादा चल रहा है, मतलब हर कोई इसी के ऊपर फोकस कर रहा है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो इन्वायरमेंट को भी टैकल कर चुका है, उसके भी आगे बढ़ चुका है, हर कोई इसी के बारे में बात कर रहा है। दूसरा इंपॉर्टेंट अगर हम देखें तो अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस, इंटरनेशनल टॉलरेंस डे, ये भी प्रत्येक वर्ष 16 नवंबर को मनाया जाता है। इसके 2023 के लिए थीम रखी गई है सहिष्णुता और स्वीकार्यता दुनिया को रहने के लिए एक बेहतर जगह बनाने में मदद करती है। टॉलरेंस एंड एक्सेप्टेंस हेल्प इन क्रिएटिंग द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव इन। दोस्तों यहाँ पे नोटो के द्वारा, नाटो नहीं है ये, है ना, ये अलग चीज है, ये नाटो अलग चीज है और ये नोटो अलग चीज है। इसका पूरा नाम क्या है? तो पहले इसका पूरा नाम ही जान लेते हैं, नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। इसका पूरा नाम है नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन। अगर इसको हिंदी में कहें तो राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन। तो इसके द्वारा एक सर्वे किया गया था जिसमें ये बताया गया है कि जो अंगदान किया जाता है तो अंग प्राप्त करने वाले 5 में से 4 ऐसे हैं जो पुरुष हैं और 1 महिला है। तो उसी के बारे में छोटा सा आर्टिकल है, हम देख लेते हैं। राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन NOTTO द्वारा एकत्र किए गए आंकड़ों के अनुसार 1995 और 2021 के बीच भारत में अंग प्राप्त करने वालों में से 5 में से 4 पुरुष थे। लिंग विभाजन पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार प्रत्यारोपण कराने वाले कुल 36,640 रोगियों में से 29,695 पुरुष थे। इसके अलावा ये बताया जा रहा है कि जो प्रत्यारोपण कराने वाली महिलाओं की संख्या है वो अनुपातहीन रूप से कम देखी जाती है। हालांकि अध्ययनों से पता चलता है कि महिला दाताओं की संख्या अधिक है, यानी कि जो ट्रांसप्लांटेशन होता है वो कम होता है, लेकिन अगर ऑर्गन डोनेशन की बात आती है, अंगदान देने की बात आती है, तो यहाँ पे महिलाओं की संख्या अधिक देखने को मिलती है। 2021 तक 75% दान माताओं से और 25% पिताओं से आया। एक तरीके से यहाँ पे स्त्री और पुरुष का अनुपात आप देख सकते हैं कि जो दान देने की बात आती है अंग की, वहाँ 75% महिलाएं अपना अंग दान करते हैं और 25% पुरुष अपना अंग दान करते हैं। प्रवृत्ति बदल रही है और अब 51% दान माताओं से और 49% पिताओं से आता है, यानी कि लगभग इक्वल देखने को मिल रहा है आपको। नोटो के आंकड़ों के मुताबिक देश में प्रत्यारोपण की संख्या में कुल मिलाकर वृद्धि हुई है और 2022 में ऐसी प्रक्रियाओं के रिकॉर्ड 16,041 घटनाएं देखने को मिली हैं। यानी कि सिंपल सी बात है कि जो ट्रांसप्लांटेशन होता है, प्रत्यारोपण होता है, उसकी संख्या में वृद्धि देखने को मिली है। लोग इसके प्रति जागरूक हो रहे हैं, लोग ट्रांसप्लांटेशन को अपना रहे हैं बोलने में जुबान, ट्रांसप्लांटेशन प्रत्यारोपण। यहाँ पे बात की जा रही है जीवित दाता प्रत्यारोपणों में, यानी कि जो अभी तक जी रहे हैं उसके बाद अपना अंग दान करते हैं, उसमें अगर हम बात करते हैं तो इसमें दिल्ली पहले स्थान पर है, 3,422 ऐसे प्रत्यारोपण देखने को मिले हैं। उसके बाद तमिलनाडु का स्थान आता है 1,690 प्रत्यारोपण। और अगर हम मृत दाता के बारे में बात करें कि अगर उनका ब्रेन डेड हो चुका है, जैसे कि अब एक होता है ना कि आदमी बेड पे पड़ा है 4 साल 5 साल 6 साल से और उसका ब्रेन डेड हो चुका है, यहाँ पे लाइफ सपोर्ट सिस्टम लगा हुआ, उसकी वजह से वो जी रहा है। तो यहाँ पे ऐसे लोग का अगर अंग दान कर दिया जाए तो किसी और की जिंदगी बचाई जा सकती है। तो उसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसमें तमिलनाडु शीर्ष स्थान पर है। अगर जीवित वाली कैटेगरी में हम बात करते हैं कि जीवित अंगदान सबसे ज्यादा कहाँ पे हो रहा है, तो ये दिल्ली में हो रहा है। अगर हम मृत वाले में बात करते हैं कि मृत वाले लोग सबसे ज्यादा अंगदान कहाँ पे कर रहे हैं, तो तमिलनाडु देखने को मिलेगा। 2022 में तमिलनाडु में टोटल 555 प्रत्यारोपण के साथ ये पहले स्थान पर बना हुआ है मृत वाली कैटेगरी में। 2022 में से 243 हृदय प्रत्यारोपण हुए जो अब तक सबसे अधिक है, और 144 फेफड़े के प्रत्यारोपण हुए हैं। वही चीज आपको यहाँ पे अलग तरीके से चार्ट के माध्यम से दिखाई गई, बताया कि हाईएस्ट नंबर ऑफ लिविंग, यानी कि जो जीवित लोग हैं और वो अपना अंगदान करना है। दूसरा जिनका ब्रेन डेड हो चुका है या फिर जो मृत्यु हो चुकी है जिनकी, उनके द्वारा जो अंगदान किया जा रहा है, जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनके द्वारा अंगदान किए जाने वाले में तमिलनाडु पहले स्थान पर आपको देखने को मिलेगा टोटल 555 के साथ। और जिनके अभी जो जी रहे हैं उन्होंने जो अंगदान किया, अगर उस मामले में हम देखते हैं तो दिल्ली आपको पहले स्थान पर देखने को मिलेगा टोटल 3,422 ट्रांसप्लांटेशन के साथ, ऑर्गन डोनेशन के साथ। दूसरे स्थान पर इसमें तमिलनाडु आपको देखने को मिलेगा 1690। इसी तरीके से केरला 1423, महाराष्ट्र 1222, वेस्ट बंगाल 1059। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं मृत वाले में तो पहले स्थान पर तमिलनाडु है, फिर तेलंगाना आता है 524 के साथ, फिर कर्नाटका का तीसरा स्थान है 478 के साथ, गुजरात 398 और महाराष्ट्र 303 के साथ। और ये डेटा कब का है? तो 2022 का है।
अब यहाँ पे वर्षवार यानी कि ईयर वाइज आपको आंकड़ा दिखाएगा कि 2018 में टोटल ट्रांसप्लांटेशन कितना हुआ था, इसमें से कितना प्रतिशत जीवित व्यक्तियों के द्वारा अंगदान दिया गया था और कितना प्रतिशत मृत मृत व्यक्तियों के द्वारा अंगदान किया गया था। तो आप यहाँ पे डेटा देख सकते हो 2018, 2019, 20, 21, 22। 22 का आप देख लीजिए, टोटल 16,041 ट्रांसप्लांटेशन हुआ, जिसमें से 83.15% जीवित व्यक्तियों के द्वारा अंगदान किया गया था और 16.85% मृत व्यक्तियों के द्वारा अंगदान किया गया था। बाकी अगर हर ईयर वाइज मैं ही बताने जाऊंगा तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। कुछ आप लोग भी मेहनत कीजिए, कुछ मैं कर रहा हूँ, आपको डेटा ही तो देखना है। कल एक और न्यूज जो लगातार चर्चा में बनी रही, जो छाई रही, आप देख भी सकते हैं, इसमें इसके बारे में बताने की जरूरत है नहीं, जो भी क्रिकेट प्रेमी होंगे ना वो खुद जानते होंगे। भैया इंडिया ना इस समय एकदम हाई पे चल रहा है, एकदम पीक पे चल रहा है, कोई भी आ जाए। हम ब्रह्मास्मि वाली कंडीशन में इस बार टीम इंडिया, और जैसा टीम इंडिया का प्रदर्शन है ना, लग रहा है कि इस बार टीम इंडिया वर्ल्ड कप लेके ही मानेगी। इस बार उससे कम में हम लोग समझौता नहीं करने वाले, इस बार हम लोग वर्ल्ड कप लेके ही मानेंगे। बहुत हो गया, बहुत वेट कर लिया हमने, अब और सबर नहीं होता, हमें चाहिए तो चाहिए वर्ल्ड कप। भाई साहब कोई भी टीम सामने आके खड़े हो जाना है, लगातार इंडिया जीत रही, लगातार एक भी मैच नहीं आ रही है, और ऐसा करने में मजा बहुत आ रहा होगा, है ना, हम लोग को बहुत खुशी होती है। कल तो दो स्टार चमके, एक समी भाई साहब और दूसरे विराट कोहली। विराट कोहली ने कल 50वीं शतक मारी है, यानी कि अर्धशतक बार वो शतक मार चुके हैं। और ऐसा करने वाले विराट कोहली पहले बैट्समैन बन चुके हैं। आप सभी को पता है कि अभी तक सचिन थे जिनकी 49 सेंचुरी हुई थी वनडे में, ओडीआई में। अब यहाँ पे विराट कोहली की 50 सेंचुरी हो चुकी है ओडीआई में। बाकी जम्मू कश्मीर में एक बस गिर गई थी जिसमें 39 लोग की मौत हो गई। ये सारी घटनाएं ऐसी जिनको रोका जा सकता है, उसके बाद भी ऐसी घटनाएं होती है ना, तो फिर वही है कि अब इसके बारे में क्या, मैं इतना बार इस चीज के बारे में बोल चुका हूँ कि मुझे भी लगता है यार इन लोग को बोलना भी बेकार, ये लोग समझते ही नहीं है। मतलब बताइए किसी की जान चलेगी, आप लोग को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बस आपने न्यूज छाप दी, हमने शोक व्यक्त कर लिया, बस हो गई बात खत्म। पर ये सोचना कि 39 में से कोई भी एक भी व्यक्ति अगर ऐसा रहा होगा जो अपने घर पे कमाने वाला अकेला होगा, इसके ऊपर 4 फैमिली डिपेंडेंट है यार। पता नहीं किसी की अभी नई नई शादी होगी, किसी का पहला बच्चा रहा होगा, किसी का बच्चा 2 महीने का होगा, किसी के बच्चे 4 साल के होंगे। उन लोग की पढ़ाई का क्या, उनके फ्यूचर का क्या, कौन जिम्मेदारी लेगा उनकी। पर यही है कि ये सारी चीजें, ये सारी मौतें ऐसे जिनको हम टाल सकते हैं, उसके बाद भी ऐसे मौतें होती है ना, तो बहुत दुख होता है यार। उस लेवल पे जाके सोचना कि अपने घर का कमाने वाला अकेला बंदा था, उसके ऊपर उसकी पूरी फैमिली डिपेंड है, उसके माँ बाप हैं, बूढ़े माँ बाप हैं, उसकी वाइफ है, उसके बच्चे, उनका पूरा फ्यूचर डिपेंड करता है। वो सारी चीजें हम कभी रिलेट नहीं करते। इसी तरीके से ये भी न्यूज आप देख सकते हैं कि दिल्ली दरभंगा एक्सप्रेस में आग लग गई, 3 कोच इसके जल गए। कहाँ पे, तो इटावा उत्तर प्रदेश के पास में। अब देखिए ये सारी चीजें रोकी जा सकती है। अब 3 कोच जल रहे हैं, आपके पास फायर बुझाने के लिए वो सिस्टम ही नहीं, अग्निशमन यंत्र ही नहीं है, क्या सुविधा चल रही है यार। रेलवे है, अगर रेलवे में ऐसी चीजें देखने को मिले, यहाँ से इतने सारे लोग ट्रेवल करते हैं और आंख बंद करके भरोसा करते हैं। आखिर हम ट्रेवल करते समय रात में सो जाते हैं तो बंद भरोसा हमें है, तभी तो हम सोते हैं सुकून से। और आप सभी को पता है कि ऐसी घटना एक दो बार नहीं, आए दिन हमें देखने को मिलती है। इसी तरीके से आप देखेंगे ओडिशा दुर्घटना जो हुई थी ट्रेन वाली, इसी तरीके से और भी दुर्घटनाएं हमें देखने को मिलती हैं। तो ये सारी चीजें रोकने लायक हैं, इनको रोका जा सकता है, उसके बाद भी ऐसी घटना होती है ना तो दिक्कत देखने को मिलती है यार। यहाँ पे बात की जा रही है एन शंकरैया के बारे में, इनकी डेथ हो गई है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्क्सिस्ट थे, यानी कि मार्क्सवादी थे, उसके अलावा ये राजनेता थे। आपसे जनरली ये पूछता ना कि अभी हाल ही में इनकी मृत्यु हुई तो ये किस फील्ड से थे, या फिर ऐसे 3-4 दे देगा एक तरफ और इनका 3-4 फील्ड दे देगा एक तरफ और मैच कराने के लिए कहेगा। तो ये राजनेता थे, बस इतना याद रखिए। और एक और चीज, जनरली यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता है, स्टेट पीसीएस या फिर वनडे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। अब देखिए ये आज का ही एडिटोरियल है, यहाँ पे फिर से वही गाजा वार के बारे में बात की जा रही है। तो कितना बार मैं आपको गाजा वार के बारे में बताऊं, अगर लगातार मैं यही बताता रहा तो और चीजें हम कब कवर करेंगे। अगर आप लोग को लगता है कि सर आप एडिटोरियल छोड़ दे रहे हो तो फिर बताइए भाई, मेरे लिए तो बहुत आसान है ना, कि यही चीज है, फिर से मैं क्या करूंगा, जो वीडियो बनाए थे मैंने उसी को कट करके यहाँ पे ऐड कर दूंगा, मेरा भी टाइम बच जाएगा, मैं अपना कोई और काम कर लूंगा। पर उसका कोई मतलब नहीं यार, एक तरीके से चीटिंग हो जाएगी ना आप लोग के साथ। मतलब वही चीज 10 बार बताना, इससे अच्छा तो है कि जहां आपने A4 साइज पे ये सीट तैयार की है, इसके बारे में डेटा इकट्ठा कर रखा है, उसके बारे में आप जाकर वहां से रिवाइज कर लीजिए। उसका क्या मतलब है 30 मिनट वो वीडियो देखने का, इससे अच्छा 5 मिनट में रिवाइज करिए फटाफट। और ये चीज हम लोग इतना अलग अलग एंगल से देख चुके हैं कि उसके बारे में बात करना फिर अभी कोई मुद्दा ही नहीं है। जब कोई बहुत बड़ा निर्णायक मोड़ आएगा, कोई और मोड़ आता है उसके बारे में, तो हम फिर से देख लेंगे। ऐसा तो है नहीं कि मैं कह रहा हूँ कि देखेंगे नहीं इसके बारे में, अब हम दोबारा इसके बारे में डिस्कस ही नहीं करेंगे। पर रोज 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 हर दूसरे दिन कोई ना कोई आर्टिकल आ ही रहा है इसराइल फिलिस्तीन के बारे में, इसराइल हमास के बारे में, गाजा के बारे में। उसका क्या मुद्दा है यार, कोई मतलब नहीं उसके बारे में डिस्कस करना। अगर रोज रोज हम ये डिस्कस करेंगे तो बाकी सारी चीजें कब डिस्कस करेंगे। ये चीज मैंने आपको पहले बता दी है। द नंबर ऑफ ओडीआई हंड्रेड्स फॉर विराट कोहली, विराट कोहली ने 50 बार 100 रन मारा है, शतक मारा है। और ये ओडीआई में ऐसा करने वाले पहले बैट्समैन बन चुके हैं, तो ये आपको ध्यान रखिएगा। अगर पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष हम देखते हैं तो इस जो रसिया है इससे हमारा आयात लगभग 64% बढ़ चुका है। खास करके किस फील्ड में, तो आप देखें कच्चा तेल हो गया और फर्टिलाइजर उर्वरक वाले इस क्षेत्र में रशिया से हमने बहुत ज्यादा आयात किया है, और इस यही वजह है कि हमारा आयात 64% की वृद्धि दिखा रहा है। 2022 में टोटल कितना आयात किया था हमने, तो $22.13 बिलियन का किया था, और ये 2023 में बढ़कर के $36.27 बिलियन का हो गया। तो ये एक डेटा है, कभी रसिया और इंडिया के रिलेशन के बारे में आता है तो आप इसको यूज कर सकते हैं, फिर कहीं इंटरव्यू में पूछा जाता है या फिर आप कहीं किसी डिबेट में पार्टिसिपेट करते हैं तो आप यहाँ पे भी ये डेटा रख सकते हैं।
दोस्तों आप देखें कि पर्यावरण को लेकर के ढेर सारे सम्मेलन किए जाते हैं, संगठन के बनाए जा रहे हैं, बहुत सारी चीजें की जा रही हैं, उसके बाद भी ये लोग उसको रोक नहीं पा रहे हैं। भाई साहब कैसे काम कर रहे हो यार। यहाँ पे WMO यानी कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये कहा गया है कि जो आप लोग काम कर रहे हैं ना 2022 में, जो ग्रीन हाउस गैस है वो अपने रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। इतना ज्यादा इसका उत्सर्जन हुआ है, इतना ज्यादा वायुमंडल में ये पहुंची है, इसके पहले इतना कभी नहीं पहुंची थी। अब बताइए, इतना काम कर रहे हैं ये लोग, मीटिंग्स कर रहे हैं, संगठन बना रहे हैं, उसके बाद भी 2022 में सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन हो रहा है। और इसमें भी प्रमुख रूप से 3 गैस है। कौन कौन सी? तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, मीथेन हो गई और नाइट्रस ऑक्साइड हो गई। ये बहुत ज्यादा उत्सर्जन हुआ है इसका 2022 में, रिकॉर्ड स्तर पर उत्सर्जन हुआ है। और इसकी वजह से तापमान में वृद्धि देखने को मिल सकती है, मौसम की अधिक प्रतिकूलता देखने को मिल सकती है और समुद्र का स्तर ऊंचा हो सकता है। उसके पीछे वजह क्या है? जब तापमान में वृद्धि होगी तो इसका इम्पैक्ट पड़ेगा पूरी दुनिया पर। जब इसका इम्पैक्ट पड़ेगा तो जाहिर सी बात है कि जो आर्कटिक वाला क्षेत्र है, अंटार्कटिक वाला क्षेत्र है, यहाँ की जो बर्फ है वो पिघलेगी। जब बर्फ पिघलेगी तो उसका पानी कहाँ जाएगा? समुद्र में जाएगा, महासागरों में जाएगा। जब वहां पे उसका पानी जाएगा तो जाहिर सी बात है कि उसकी जो समुद्री सतह का स्तर है उसमें वृद्धि देखने को मिलेगी। जब उसमें वृद्धि होगी तो सिंपल सी बात है कि जो तटीय क्षेत्र है, जो तटीय देश है, तटीय राज्य है, उनके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है। वही सारी चीजें हैं। दोस्तों आप सभी को पता है कि 15 नवंबर को हम लोग जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाते हैं। उसके पीछे की वजह क्या है? तो जो हमारे बिरसा मुंडा जी थे, उन्हीं का जन्म दिवस था 15 नवंबर को। इस नाते हम उसको जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाते हैं। तो यहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा स्कीम लॉन्च की गई इनके लिए, ताकि जो PVTGs हैं, अब ये PVTG क्या है? तो पर्टिकुलर वन लेबर ट्राइबल ग्रुप, इनके लिए स्कीम लॉन्च की गई। अब ये ट्राइबल ग्रुप क्या है और फिर ये बिरसा मुंडा जी कौन थी, ये सारी चीजें हम जानने वाले हैं इस आर्टिकल में। तो चलिए देखते हैं इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 नवंबर को झारखंड में जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों, इसी को PVTG कहा जाता है, के समग्र विकास के उद्देश्य से 24,000 करोड़ रुपए की योजना शुरू करेंगे। और आप देखेंगे जो जनजातीय लोग हैं, जो जनजातीय क्षेत्र है, और उसके अलावा नॉर्थ ईस्टर्न क्षेत्र हो गया, उसके अलावा महिलाओं का क्षेत्र हो गया, स्वास्थ्य और शिक्षा का क्षेत्र हो गया, इसमें यूपीएससी खूब क्वेश्चन पूछता है, बहुत धड़ल्ले से क्वेश्चन पूछता है। यह योजना 75 PVTG के लिए 9 मंत्रालयों के तहत 11 हस्तक्षेपों की डिलीवरी पर ध्यान केंद्रित करेगी। अब देखिए 75 PVTG को टारगेट क्यों किया जा रहा है? क्योंकि टोटल 75 PVTG है ही ठीक है। और इस मिशन का नाम क्या है? तो इस मिशन का नाम है PM PVTG मिशन। और इसकी घोषणा इसी साल के बजट में की गई थी। किसके द्वारा? तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा की गई थी। इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो 9 मंत्रालयों को समन्वित कार्य द्वारा 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 22,500 गांवों में PM ग्राम सड़क योजना, PM ग्राम आवास योजना, जल जीवन मिशन आदि जैसे 11 प्रमुख हस्तक्षेप लाना है। इन योजनाओं को लॉन्च करने के अलावा प्रधानमंत्री ने किसानों को PM किसान भुगतान की 15वीं किस्त जारी की और राष्ट्र को 7,000 करोड़ से अधिक की कई परियोजनाएं समर्पित की हैं, जिनमें रांची में IIM का एक परिसर और परियोजनाएं भी शामिल है। झारखंड में क्या क्या बनेगा? तो कोयला, रेलवे, सड़क, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्षेत्र, इनमें भी काम किया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि PVTG क्या है। तो यहाँ पे बात की जा रही है विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह, फिर PVTG के बारे में, पर्टिकुलर वन लेबर ट्राइबल ग्रुप्स के बारे में। PVTG जिन्हें पहले आदिम जनजातीय समूह के रूप में जाना जाता था, अनुसूचित जनजातियों यानी कि ST के एक वर्ग का उपवर्गीकरण है, यानी कि ये भी ST की कैटेगरी में आती है। इन्हीं का सब कैटेगराइजेशन किया गया है, तो इनको PVTG कहा गया है। देखिए सिंपल सी बात में अगर मैं बताऊं आपको सिंपल शब्दों में, तो एक तो होता है हमारा ST जो जनजातीय समुदाय है, ये वैसे भी लोगों से पिछड़ा हुआ है, जो अन्य नॉर्मल समुदाय उनसे पिछड़ा हुआ है। दूसरा, इन्हीं के अंतर्गत यानी कि जो ST में भी और पिछड़े लोग हैं ना, उन्हीं को PVTG की कैटेगरी में रखा गया है। एक तो ST हो गए जो खुद पिछड़े हुए हैं, अब इसमें और भी ऐसे लोग होंगे जो बहुत ज्यादा पिछड़े हैं, जिनको यही नहीं पता है कि देश क्या है, प्रधानमंत्री कौन है और हमारे क्या क्या अधिकार है, उनको ये सारी चीजें नहीं पता है, उन्हीं को PVTG कहा जाता है। ये बहुत ही ज्यादा कमजोर माने जाते हैं जनजातियों में, और फिर ये अन्य समुदायों से मिलने में कतराते हैं, अन्य लोगों से संपर्क नहीं बनाते हैं, सारी दुनिया से कट के रहते हैं, और इनकी जनसंख्या भी बहुत कम बची हुई है, तो उन्हीं को PVTG कहा जाता है। वही सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाली हैं, जिन्हें नियमित ST की तुलना में अधिक असुरक्षित माना जाता है। अब आप नाम में ही देख सकते हैं विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह। PVTG सूची सरकार द्वारा लुप्तप्राय आदिवासी समूहों के जीवन स्तर को प्राथमिकता के आधार पर सुधारने के उद्देश्य से बनाई गई थी। जनजातीय मामलों के मंत्रालय के अनुसार टोटल कितने हैं? तो 75 PVTG हैं, 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैले हुए हैं। मिशन की घोषणा पहली बार बजट 2023-24 के दौरान की गई थी। अभी मैंने आपको बताया कि इस साल के बजट में की गई थी, और इसे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव से पहले लॉन्च किया जा रहा है। अच्छा, इस पॉइंट को मैंने जानबूझ के लिखा है, क्योंकि आप देखेंगे जहां पर भी ना विधानसभा चुनाव होता है, फिर लोकसभा चुनाव जब होता है, तब एक एक से मिशन चालू किए जाते हैं, एक एक से योजना चालू की जाती है। किसी एक सरकार की बात नहीं है, लगभग हर पॉलिटिकल पार्टी का यही मुद्दा है कि जहां पर भी विधानसभा चुनाव होगा, जहां पर भी लोकसभा चुनाव देखने को मिलेगा, लोकसभा क्षेत्र का चुनाव, तो आपको कोई ना कोई योजना देखने को मिलेगी,
कोई ना कोई मिशन देखने को मिलेगा, कोई ना कोई अच्छा काम वहाँ पे देखने को मिलेगा, कोई ना कोई उद्घाटन देखने को मिलेगा। और इसके पीछे पॉलिटिकल पार्टी की गलती नहीं है, मैंने कल भी कहा था और मैं आज भी कह रहा हूँ, इसके पीछे हमारी गलती है, क्योंकि हमें इस चीज़ की लत लग चुकी है। हमें 500 रुपये चाहिए प्लस शराब की बोतल चाहिए, हम वोट दे देंगे। हम कभी नहीं पूछते हैं कि आपने महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या काम किया, हम कभी नहीं पूछते हैं कि आप सत्ता में आने के बाद एजुकेशन के लिए क्या काम करेंगे, हम कभी नहीं पूछते हैं कि आप सत्ता में आने के बाद स्वास्थ्य के लिए क्या काम करेंगे, हम कभी नहीं पूछते हैं कि जो हमारे यहाँ से सभासदी का चुनाव लड़ रहा है, जो हमारे यहाँ से प्रधानी का चुनाव लड़ रहा है, क्या वो जीतने के बाद हमारे यहाँ पे लाइब्रेरी बनवाएगा, क्या वो जीतने के बाद सामाजिक हॉल बनवाएगा जहाँ पे लोगों की बारात रुक सके। ऐसा कुछ भी हम नहीं पूछते, बस 500 रुपये प्लस दारू की बोतल, बात खत्म। तो फिर वो लोग काम भी वैसे कर रहे हैं। हमें धर्म जाति सुनना अच्छा लगता है तो धर्म जाति हमें सुना रहे हैं, उसी के नाम पे वोट मांग रहे हैं और हम उसी के नाम पे वोट दे भी रहे हैं। तो इसमें पॉलिटिकल पार्टी की गलती कम, हमारी गलती ज्यादा है। और आप में से बहुत सारे लोग को मेरी बात बुरी लग रही होगी, पर जब आप गहराई पे जाके सोचेंगे ना तो आपको ये बात बहुत सही लगने वाली है। उससे आपकी अपनी स्वतंत्र विचारधारा है, अगर आपको बुरा लगा हो तो उसके लिए दिल से सॉरी। आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में इसकी आलोचना भी कर सकते हैं, पर वही है कि सभ्य भाषा का प्रयोग करते हुए आलोचना करिएगा। पता चलना चाहिए कि यूपीएससी एस्पिरेंट है, ऐसा नहीं कि कुछ भी अशब्द भाषा यूज कर रहे हैं, अभद्र भाषा यूज कर रहे हैं। कुछ भी भाषा यूज करिए तो सभ्य भाषा यूज करिए, पता चलना चाहिए कि हाँ यूपीएससी एस्पिरेंट बात कर रहा है। आप जो भी कहिए उसके पीछे तर्क दीजिए, कि अगर मेरी बात से असहमत हैं तो आप उसके पीछे तर्क भी दीजिए कि सर इस नाते मैं आपकी बात से असहमत हूँ। वो मुझे भी अच्छा लगेगा, हो सकता है कि मुझे कुछ नए जानने को मिल जाए, कोई एक अलग व्यू देखने को मिल जाए। अगर 2011 की जनगणना के अनुसार हम देखते हैं तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में एसटी अनुपात क्रमशः 21.1% और 30.6% है। पीवीटीजी जनजातीय समुदायों के बीच अधिक असुरक्षित समूह हैं और उनकी आमतौर पर विशिष्ट संस्कृति होती है। वे भौगोलिक अलगाव में रहते हैं और अन्य समुदायों के साथ संपर्क करने से कतराते हैं। इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो पीवीटीजी की बिखरी, दूरस्थ और दुर्गम बस्तियों को सड़क, दूरसंचार कनेक्टिविटी, बिजली, सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण तक बेहतर पहुंच और अस्थायी आजीविका के अवसरों जैसी सुविधाओं से संतृप्त करना है। लगभग 28 लाख की आबादी वाले 75 पीवीटीजी भारत के 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 22,544 गांवों में रहते हैं। इन दूरस्थ बस्तियों को कवर करने के लिए कुछ योजनाओं को मानदंडों में भी ढील दी गई। अभी ये योजनाएं कौन कौन सी हो सकती हैं जिसके कुछ मानदंडों में ढील दी गई है? तो योजना है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, स्वास्थ्य बीमा योजना हो गया, सिकल सेल रोग उन्मूलन कार्यक्रम, टीबी उन्मूलन कार्यक्रम, 100% बचपन टीकाकरण, सभी महिलाओं के लिए मुफ्त प्रसव पूर्व देखभाल सुनिश्चित करने के लिए पीएम सुरक्षित मातृत्व को संतृप्ति हो गई, पीएम माताओं को नकद लाभ के लिए मातृवंदना योजना हो गया, पीएम पोषण और पीएम जनधन योजना। इन सारी योजनाओं को जो मानदंड है उसमें थोड़ी बहुत ढील दी गई है, थोड़ा सा सुधार किया गया ताकि जो जनजातीय क्षेत्र के लोग हैं, जो पीवीटीजी हैं, उनको इसका लाभ मिल सके। और देखिए यहाँ पे जो भी डेटा लिया गया है वो गवर्नमेंट की वेबसाइट से लिया गया, पीआईबी से लिया गया है, तो ये डेटा ऑथेंटिक है। यानी कि इसके बेस पर अगर आंसर की में कोई आपत्ति आप दर्ज कराना चाहते हो तो दर्ज करा सकते हैं। यानी कि ये डेटा आपके लिए बहुत ऑथेंटिक है। किसी अन्य जगह पे हो सकता है कि इनकी संख्या अलग लिखी गई हो, इनकी आबादी अलग लिखी गई हो, तो वहां से आपको नहीं वेरी करना है, क्योंकि खुद गवर्नमेंट बता रही है कि इतनी जनसंख्या है की, तो एक तरफ गवर्नमेंट का डेटा, एक तरफ किसी किताब का डेटा, तो आपको गवर्नमेंट के साथ ही जाना है। दोस्तों आपने सुएज कैनाल के बारे में पढ़ा होगा, सुएज नहर के बारे में पढ़ा होगा, और यहाँ पे आप उसको देख भी सकते हैं। ये किसको किसको कनेक्ट करती है? तो ये देख सकते हैं रिड्स यानी कि लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। कौन सी कैनाल? तो ये सुएज कैनाल है, सुएज नहर है। अच्छा, इसी का एक अल्टरनेट बनाने की बात की जा रही है, किसके द्वारा? तो इसराइल के द्वारा। वो कौन सी होगी? तो आप देख सकते हैं बेन गुरियन कैनाल, यानी कि बेन गुरियन नहर बनाई जाएगी। कहाँ से? तो यहाँ से बनाई जाएगी। ये भी किसको कनेक्ट करेगी? तो ये भी कनेक्ट करेगी लाल सागर को, किससे? तो मेडिटेरियन से, यानी कि भूमध्य सागर से। और यहाँ पे गल्फ ऑफ अकाबा है। तो इस आर्टिकल में हम यही जानने वाले कि जो ये नहर बनाई जा रही है, बेन गुरियन नहर, अभी ये बनाई नहीं जा रही, प्रस्तावित है, तो इसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, इसके क्या फायदे हो सकते हैं, उसको बनाने में क्या क्या समस्याएं देखने को मिल सकती हैं, और ये अभी तक ठंडे बस्ते में क्यों पड़ी हुई है, और इसका पहली बार उद्भव क्या था, कहाँ से ये निकली थी, कहाँ से इसका विचार आया था, ये सारी चीजें हम जानने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, ये मुद्दा फिर से चर्चा में क्यों आ गया? क्योंकि आप सभी को पता है कि इसराइल और हमास के बीच युद्ध चल रहा है, और जब इसराइल और हमास के बीच युद्ध चल रहा है तो बहुत सारे मुस्लिम कंट्रीज इसराइल के खिलाफ जाके बोल लेंगे। तो इसराइल को ये पसंद नहीं है। इसराइल ये कह रहा है कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पे जो मिस्र नियंत्रित करता है सुएज कैनाल को, मिस्र के द्वारा जो नियंत्रित की जाती है सुएज नहर, अगर उसको बंद कर दिया जाए मेरे लिए तो मुझे बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो क्यों ना इसका अल्टरनेट खोजा जाए। इसका अल्टरनेट यही था, बेन गुरियन कैनाल, और इसको काफी लंबे समय से चर्चा में बना हुआ था। इसको बनाने की बात चली, लेकिन वही है कि इसकी लागत बहुत ज्यादा आएगी, समय बहुत ज्यादा लगेगा, और भी कई सारी दिक्कतें देखने को मिलेंगी। तो इस नाते इसको अभी तक ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। और इस मैप को आप देख लीजिए, हो सकता है कि आपसे ये ना पूछे कि इसराइल और हमास के बीच युद्ध क्यों चल रहा था, उसके परिणाम क्या हो सकते हैं, और उसके बारे में ना पूछ करके आपसे इस नहर के बारे में पूछ ले कि ऐसी एक परियोजना थी, उसका क्या हुआ, ठंडे बस्ते में क्यों पड़ी, उसके पीछे की वजह क्या। तो आपको सारे एस्पेक्ट पता होना चाहिए। मैंने आपसे कहा ना कि इसराइल और हमास से जुड़ा जो भी अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है मैं उसको आपके सामने रखता हूँ, लेकिन बार बार वही चीज डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है। तो देखिए यहाँ पे वही बात करें, विचार ये कि इसराइल नियंत्रित नेगेव रेगिस्तान। अब आपसे वनडे एग्जाम में सीधा पूछेगा ना कि नेगेव रेगिस्तान कहाँ पे पड़ता है, जबकि यूपीएससी अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो ये पूछेगा कि ये जो नहर बनाने की बात की जा रही है, बेन गुरियन नहर, इसके संभावित लाभ क्या हो सकते हैं, इसमें आने वाली चुनौतियां क्या हो सकती हैं, इसका परिणाम क्या होगा, ये सारी चीजें आपसे यूपीएससी पूछने वाले। जबकि वनडे एग्जाम में सीधे सीधा क्या पूछेंगे कि नहर बनाने का विचार किसका है,
और नेगेव रेगिस्तान कहाँ पे पड़ता है, इस तरीके की चीज़ आपसे वनडे एग्जाम या फिर स्टेट पीसीएस में जनरली पूछते हैं। तो यहाँ पे बात करिए इसराइल नियंत्रित नेगेव रेगिस्तान के माध्यम से अकाबा की खाड़ी, यानी कि ये वाला क्षेत्र आप देखिए गल्फ ऑफ अकाबा यही है, ये कहाँ पे पड़ता है तो लाल सागर की पूर्वी शाखा जो इसराइल के दक्षिणी सिरे और दक्षिणी पश्चिमी जॉर्डन में मिलती है, से पूर्वी भूमध्य सागरीय तट तक एक नहर काटी जाए। मिस्र नियंत्रित सुएज नहर का एक विकल्प जो लाल सागर की पश्चिमी शाखा से शुरू होती है और उत्तरी सिनाई प्रायद्वीप से होकर दक्षिण पूर्व भूमध्य सागर तक जाती है, यानी कि ये सुएज नहर के विकल्प के रूप में इसको देखा जा रहा है। वही मैप है, इसको यहाँ पे फिजिकली मैप के रूप में दिखाया गया है, आप लोग उसको समझ लीजिए। वैसे पहले से आपको पता है, ये देख सकते हैं आप गल्फ ऑफ अकाबा है और इसको यहाँ से कनेक्ट करते हुए ये चीज़ आपको मेडिटेरियन सी में दिखाई जा रही है, नहर यहाँ से काट करके और फिर गल्फ ऑफ अकाबा या फिर रेड सी में जोड़ने की बात की जा रही है। इसकी कल्पना पहली बार कब की गई थी तो 1960 के दशक में की गई थी। और बात की जा रही है कि अगर यह वास्तव में पूरी हो जाती है तो यूरोप और एशिया के बीच सबसे छोटे मार्ग पर मिस्र के एकाधिकार को हटाकर वैश्विक समुद्री गतिशीलता को बदल लेगी, क्योंकि यूरोप और एशिया को जोड़ने वाला सबसे छोटा मार्ग कौन सा है तो वही सुएज नहर है, और उस पर नियंत्रण किसका है तो मिस्र का नियंत्रण है, उसका इजिप्ट का नियंत्रण है उस पर। तो पहले हम जानते हैं सुएज नहर इतना चर्चा में क्यों रहती है, सुएज नहर की महत्ता क्या है, इसकी इंपॉर्टेंट क्या है, इसके बारे में हम लोग बार बार बात क्यों करते हैं। और आप देखेंगे एक बार सुएज नहर में अभी हाल ही में जहाज फंस गया था तो इसको लेकर के भी बहुत ज्यादा हॉल्ला मचा था। तो सुएज नहर की महत्ता क्या है, इतना इंपॉर्टेंट क्यों है सुएज नहर, इसका विकल्प क्यों खोजा जा रहा है, बहुत सारी नहरें हैं उसका विकल्प क्यों नहीं खोज रहे हैं, सिर्फ सुएज नहर का ही विकल्प क्यों खोज रहे हैं। तो बात करिए 1869 में जब सुएज नहर खुली तो इसने वैश्विक समुद्री व्यापार में क्रांति ला दी। सुएज के इस्तमुस के माध्यम से भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़कर यह सुनिश्चित किया गया कि यूरोप और एशिया के बीच यात्रा करने वाले जहाजों को अफ्रीका महाद्वीप के चारों ओर यात्रा नहीं करनी पड़ेगी। ये चीजें आप कभी उतना कनेक्ट नहीं हो रही, अभी जब मैप के माध्यम से समझाऊंगा तो आपको वैसे ही कनेक्ट हो जाएगी। नहर ने लंदन और बॉम्बे, अब जिसको मुंबई कहा जाता है, के बीच की दूरी को 41% से अधिक कम कर दिया। अब यहाँ पे मैप पे समझिए, यहाँ से देखिए ये था लंदन यानी कि यूरोप वाला क्षेत्र और ये रहा आपका मुंबई। यहाँ पर आने के लिए आप देखेंगे कि इतिहास में आपने पढ़ा हुआ है कि जो ब्रिटिश साम्राज्य था वो लोग यूरोप से ही आए थे हमारे यहाँ पे। तो यहाँ पे आने के लिए पहले क्या करना पड़ता था, पहले ये रूट उनको अपनाना पड़ता था, यानी कि पूरे अफ्रीका का चक्कर लगाते हुए फिर यहाँ से यहाँ पहुंचते थे। और इसमें क्या होता था तो समय भी ज्यादा लगता था और यहाँ पे दुर्घटना होने की संभावना भी ज्यादा रहती थी। सिंपल सी बात है कि समुद्री रास्ते से आ रहे हैं और समुद्र में तूफान भी आने की संभावना रहती है, बाढ़ भी आने की संभावना रहती है, तो जितना लंबा रास्ता उतना ज्यादा रिस्क। और यहाँ पे बहुत सारे लोग इसी नाते नहीं आते थे क्योंकि इतना लंबा रास्ता है, कौन जाएगा, पता चले दुर्घटना होगी तो अपने घर परिवार बच्चों को छोड़ करके कौन इतना दूर जाएगा, वहीं निपट गए, क्या पता कुछ भी हो सकता है इस नाते। फिर यहाँ पे क्या हुआ, जब ये स्वेज कैनाल बन गई तब ये देखिए अब यहाँ से यूरोप वाले क्या करते थे, इस माध्यम से आते थे। अब ये देखिए कि यहाँ की जो पूरी दूरी थी, इतना दूरी ये कट कर दी गई, इतना की दूरी कम से कम ये गई। अब यहाँ पे सीधा सीधा ये लोग यहाँ और यहाँ से सीधा सीधा मुंबई पहुंच गए, तो इनके लिए रास्ता आसान हो गया। और ये भी एक बहुत बड़ी वजह थी, इतिहास में आपने पढ़ा होगा कि बहुत बड़ी वजह थी जो भारत पर नियंत्रण बनाए रखने में यूरोपवासियों के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ। यानी कि स्वेज नहर का बनना यूरोपवासियों के लिए वरदान साबित हुआ और हमारे लिए अभिश्राप साबित हुआ, क्योंकि यूरोप वाले फिर यहाँ पे आके अपने फैक्ट्रियां स्थापित करने लगे और हमें गुलाम बनाए रखा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थी सुएज कैनाल, इतिहास से लेकर के अभी तक इंपॉर्टेंट बनी हुई है। आप यहाँ पे डेटा भी देख सकते हैं कि सुएज नहर ने लंदन और बॉम्बे के बीच की दूरी को 4000 समुद्री मील, और एक समुद्री मील में कितना होता है तो 1.852 किलोमीटर होता है, यानी मोटा मोटा आप इसको लगभग 2 किलोमीटर के आसपास मान सकते हैं। यहाँ पे एग्जैक्ट डेटा दिया गया 1.852 किलोमीटर। तो यहाँ पे 4000 समुद्री मील की दूरी कम कर दी गई थी। बताओ, इतना ज्यादा दूरी कम कर दी गई तो जाहिर सी बात है कि यात्रा में समय भी कम लगेगा, उसका फायदा भी ज्यादा देखने को मिलेगा। इसमें जो ट्रांसपोर्टेशन का टाइम है उसमें कम होगा और जो ईंधन लगता है परिवहन करने में उसके ईंधन की खपत में भी कमी आएगी। तो ये बहुत सारे फायदे हुए थे सुएज नहर के बनने से। ये आपके सुएज नहर का मैप आप यहाँ पे से देख सकते हैं कि गल्फ ऑफ सुएज है ये, और ये लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। मैप मैंने आपको पहले भी दिखाया है। और जो अल्टरनेट नहर की हम बात कर रहे हैं, जो वैकल्पिक नहर बेन गुरियन की हम बात कर रहे हैं, ये भी भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ेगी। अब देखिए यहाँ पे दो तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक तो ये गल्फ ऑफ अकाबा है, बस या तो ये क्वेश्चन पूछे कि किसको किसको जोड़ेगी, तो गल्फ ऑफ अकाबा को भूमध्य सागर से जोड़ेगी। हो सकता है कि स्टेटमेंट में ऑप्शन में आपको गल्फ ऑफ अकाबा दे दे या फिर स्टेटमेंट में ऑप्शन में आपको रेड सी दे दे, तो आपको दोनों याद रखना है। अगर हम बात करें सुएज नहर से जुड़े मुद्दे क्या क्या हैं, तो पहला मुद्दा ये है कि 193 किलोमीटर लंबी, 205 मीटर चौड़ी और 24 मीटर गहरी सुएज नहर दुनिया की सबसे बड़ी शिपिंग बाधा है। वर्षों से चौड़ा और गहरा होने के बावजूद इसके दोनों छोरों पर लंबी लंबी कतारें, यानी कि इसको ट्रैफिक कह सकते हैं, ट्रैफिक बहुत ज्यादा रहती है। उसके पीछे की वजह हुई क्योंकि मार्ग थोड़ा सा छोटा पड़ता है, ईंधन की बचत हो जाती है, टाइम की बचत हो जाती है, इस नाते यहाँ पे लोग बहुत ज्यादा जहाज लेकर के जाते हैं, इसके नाते ट्रैफिक देखने को मिलती है। मार्च 2021 में विशाल मालवाहक जहाज एवर गिवेन नहर में फंस गया, जिससे एक सप्ताह से अधिक समय तक मार्ग अवरुद्ध रहा। यह अनुमान लगाया गया था कि परिणामी ट्रैफिक जाम के कारण हर दिन, अब देखिए कि इस नहर की इंपॉर्टेंस कितना ज्यादा है, कि एक बार ये जाम लगे क्योंकि जहाज फंस गया, उसको जैसे देखिए कैनाल यहाँ पे है, अब यहाँ पे ये जहाज फंस गया था इसी पे, तो ना तो इधर से कोई जहाज जा पा रहा था ना तो इधर से कोई जहाज आ पा रहा था। इसकी वजह से जो एक दिन का नुकसान देखने को मिला था, हर दिन इनको अनुमानित 9.6 बिलियन का
माल रुका हुआ था। 9.6 बिलियन डॉलर का नुकसान हो रहा था हर दिन के नाते, क्योंकि माल रुका हुआ था, इसकी आवाजाही नहीं हो पा रही थी। इसके अलावा जलमार्ग पर मिस्र का नियंत्रण लगभग 70 वर्षों से संघर्ष का स्रोत रहा है। यानी कि मिस्र के पास जो इसका नियंत्रण है सुएज कैनाल का, नियंत्रण से क्या मतलब है कि जो सुएज कैनाल है ना, आप यहाँ पे देख सकते हैं जो सुएज कैनाल है, ये मिस्र का नियंत्रण है इस पे। अब यहाँ पे जो भी जहाज गुजरता है तो इससे जो चुंगी लेता है, फिर टैक्स कह सकते हैं, वो कौन लेता है? मिस्र लेता है। इनसे एक लेवी टैक्स लेता है, चाहे इधर से आए चाहे इधर से आए, इनको टैक्स देना पड़ता है। तो वो भी एक कह सकते हैं संघर्ष की वजह बनी हुई, क्योंकि हर कोई चाहेगा भाई इतनी इंपॉर्टेंट नहर है, एक दिन में 9.6 बिलियन डॉलर का नुकसान हो रहा है, तो हर कोई चाहे कि हमारा नियंत्रण है, हमें बहुत ज्यादा टैक्स मिलेगा, हमें जो उस पर चुंगी लगाएंगे उसका फायदा हमें मिलेगा, हमारे जीडीपी में बहुत ज्यादा योगदान देगा। तो वही चीज है। 1956 में राष्ट्रपति गमाल अब्देल नासिर द्वारा नहर का राष्ट्रीयकरण करने का निर्णय लेने के बाद युद्ध छिड़ गया। ब्रिटेन, फ्रांस और इसराइल ने नियंत्रण हासिल करने के लिए मिस्र पर हमला कर दिया। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट नहर है कि यहाँ पे तीन तीन देशों ने हमला कर दिया, जब मिस्र ने ये कहा कि इस नहर का हम राष्ट्रीयकरण करेंगे, इस नहर को हम राष्ट्रीय महत्व का दर्जा देंगे। सुएज संकट हमलावरों के लिए एक सैन्य जीत के साथ समाप्त हुआ, लेकिन मिस्र के लिए एक भारी राजनीतिक जीत थी, जिसने नहर पर नियंत्रण बनाए रखा। यानी कि युद्ध हुआ तब भी मिस्र ने इस पर अपना नियंत्रण बनाए रखा, मिस्र हारा नहीं। जो संघर्ष के कारण 6 महीनों से अधिक समय तक बंद थी। अब जब ये संघर्ष चल रहा था तो 6 महीने तक इस नहर को बंद कर दिया गया था। सिंपल सी बात है, अगर इस नहर को चालू रखा जाता तो मिस्र यहाँ पे ध्यान देता, फिर अपने युद्ध में ध्यान देता, तो हार जाता। सुएज नहर 1967 और 1973 के अरब इसराइल युद्धों का केंद्र बिंदु भी थी, और 1967 से 75 तक बंद थी कि भाई सब बहुत बंद हो रही है। विश्व बैंक के अनुसार 2022-23 वित्तीय वर्ष में मिस्र के सुएज नहर प्राधिकरण का टोल राजस्व रिकॉर्ड 9.4 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया, जो मिस्र के 476.8 बिलियन डॉलर के जीडीपी का लगभग 2% है। यानी कि जो मिस्र के जीडीपी है उसमें ये 2% का योगदान दे रहा है। कौन? सुएज नहर का। सिर्फ जो टैक्स मिलता है उससे, सोचिए, बिना कुछ करे दे रहे, बस वहां पे बैठे उसका मेंटेनेंस करते हैं, उससे इनके जीडीपी में 2% का योगदान मिल रहा है। ये बहुत ज्यादा है। 2022-23 में कितना हो गया? तो 9.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। अब थोड़ा बहुत जान लेते हैं बेन गुरियन नहर के बारे में। पश्चिम के लिए इसराइल के माध्यम से एक शिपिंग लेन आदर्श होगी। यह स्पष्ट नहीं कि विकल्प के लिए पहली ठोस योजना कब बनाई गई थी। ये बेन गुरियन नहर जो है, इसके बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं कि पहली बार इसकी योजना कब बनाई गई थी, लेकिन जो हमें साक्ष्य मिलते हैं, पर लिखित साक्ष्य जो है उसके आधार पर अगर हम कहें तो 1963 के अमेरिकी सरकार के अवर्गीकृत ज्ञापन में इसके साक्ष्य देखे जा सकते हैं। इस साक्ष्य में क्या कहा गया था? तो जो ज्ञापन था इसमें ये कहा गया था कि जो इसराइल में नेगेव रेगिस्तान है, इसके माध्यम से नहर खोदने के लिए परमाणु विस्फोटकों के उपयोग का आह्वान किया गया था। यानी कि जो ये नहर बनाने की बात की जा रही थी, बेन गुरियन नहर, इसके लिए क्या किया गया था? यहाँ पे कहा गया था कि परमाणु बम का यूज किया जाए, क्योंकि इसमें लागत बहुत ज्यादा आ जाएगी। नहर ये देख सकते हैं आप, जेरूसलम से इसको कनेक्ट करने वाली है। बेन गुरियन नहर परियोजना, जिसका नाम इसराइल के संस्थापक पिता डेविड बेन गुरियन 1886 से 1973 के एक नाम पर रखा गया है, कागज पर अब तक की सबसे महत्वाकांक्षी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में से एक है। कागज पर क्योंकि अभी तक इसको लागू नहीं किया गया, इसके ऊपर काम नहीं हो रहा, बस इसके ऊपर बातें हो रही है एक कल्पना के रूप में, इस नाते इसको कहा गया कि कागज पर। और देखिए किसके नाम पर रखा गया है? तो डेविड बेन गुरियन। ये कौन थे? ये थे इसराइल के संस्थापक। तो आपसे बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन बनेगा, वो संडे को पता चलेगा कि कैसा क्वेश्चन बनेगा, और मुझे लग रहा है कि इस बार क्वेश्चन थोड़े ज्यादा बनेंगे। ये एक मैप है, आप यहाँ से और इसको क्लियर कर सकते हैं। जैसे आप जॉर्डन को देख सकते हैं, इसराइल हो गया, ये जेरूसलम को कनेक्ट करता है, तल अवीव यहाँ पे हो गया। देखिए मैप जो है ना वो आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और मैप के बिना कहते हैं ज्योग्राफी समझ ही नहीं आनी है। और दूसरी बात ये कि जो मैप का क्वेश्चन होता है वो हलवा क्वेश्चन होता है, यूपीएससी आपसे बहुत पूछता है, और आप वहाँ पे बहुत इजीली नंबर ले सकते हैं, क्योंकि आपने एक बार मैप देखा, आसपास के क्षेत्र पूरा देख लीजिए, वो आपका क्लियर हो जाएगा। मैप से चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाती हैं। अगर हम बात करें इस नहर को बनाने में क्या क्या बाधाएं सामने आ सकती हैं, क्या क्या चुनौतियां देखने को मिल सकती है, तो बेहद जटिल है ये, और लगभग अत्यधिक महंगी होने की संभावना है। इतने महंगे होने की संभावना है कि इसकी लागत जितना आएगी, कितना आएगी, तो लगभग 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर आएगी। इतने में तो हम जो सुएज नहर है उसको अच्छे से और अच्छे स्तर पर विकसित कर सकते हैं, उसका चौड़ीकरण कर सकते हैं, उसकी गहराई बढ़ा सकते हैं, और वहाँ पे और अन्य सुविधाएं भी दे सकते हैं। उतना पैसा तब भी नहीं लगेगा जितना पैसा इस नहर को बनाने में लगेगा। उसके अलावा वही चीज़ बताई जा रही है कि जो इसके पहले ज्ञापन दिया गया था उसमें परमाणु बम का यूज करने की बात इसीलिए की गई थी क्योंकि यहाँ पे इसकी लागत बहुत ज़्यादा थी। उसके अलावा ये कह है कि बेन गुरियन नहर का नियोजित मार्ग सुएज नहर से 100 किलोमीटर अधिक लंबा है, और मुख्यतः इलाके और स्थलाकृतिक सीमाओं के कारण यदि ये निर्मित हो भी जाए तो बहुत सारे ऐसे जहाज हैं जो अभी भी पुराने और छोटे मार्ग का पक्ष ले सकते हैं। यानी कि बहुत सारे ऐसे जहाज हैं जो अभी भी सुएज नहर की तरफ जाना पसंद करेंगे, क्योंकि उसका मार्ग छोटा पड़ता है और ये 100 किलोमीटर लंबा हो जाएगा। इस नाते बहुत सारे, अब 100 किलोमीटर बहुत बड़ी बात होती है, उसके लिए ईंधन भी ज़्यादा लगता है, समय भी ज़्यादा लगता है, लोगों की क्षमताएं भी ज़्यादा लगती हैं, तो उसको भी कम कर दिया जाएगा। उसके अलावा इसराइल और फिलिस्तीन में जो लगातार आपको युद्ध देखने को मिलता है, संघर्ष देखने को मिलता है, वो भी एक वजह है। तो यहाँ पे वही चीज़ बताई जा रही है कि हमास के रॉकेटों या इसराइली हमलों से लगातार सैन्य खतरे के तहत जमीन पर नहीं चल सकती हैं। अब एक तरफ तो यहाँ पे जहाज जा रहा है, पता चल रहा है कि वहां से हमास वाले रॉकेट दाग रहे हैं, या फिर इसराइल हमास पे अटैक कर रहा था, कोई रॉकेट यहाँ पे आके गिर गया, तो वो दिक्कत देखने को मिल सकती है ना। इस प्रक्रिया में बेगुनाह लोग मार जाएंगे, वो बेचारे अपना व्यापार करने जा रहे थे समुद्र के रास्ते से, उनकी जान चलेगी, उनकी क्या गलती थी? तो ये सारी चीजें देखने को मिलती है। नहर के निर्माण में किसी भी प्रयास को विशाल तार्किक, राजनीतिक और वित्त पोषण संबंधी चुनौतियों से पार पाना होगा।
अच्छा, आप में से अगर किसी को पता है कि माउंट एटना कहाँ है, ये आर्टिकल बताने से पहले, तो आप लोग कमेंट करके बताइए। अगर जैसे आपने ये सवाल सुना तो वीडियो को पॉज़ करिए, उसके बाद कमेंट करिए कि माउंट एटना कहाँ है? ये बहुत चर्चा में रहता है, अक्सर चर्चा में आपको देखने को मिलता है। अगर आपको पता है तो कमेंट करिए, नहीं तो फिर आर्टिकल में तो मैं बताने ही वाला हूँ। माउंट एटना एक ज्वालामुखी पर्वत है और इसमें फिर से विस्फोट हुआ है, तो ये इस नाते ये चर्चा में आ गया। चलो देख लेते हैं थोड़ा बहुत इसके बारे में। कहा जा रहा है कि ज्वालामुखी की घटनाएं जब बहुत बड़े स्तर पर होती हैं तब ये चर्चा में आती हैं, और लगभग हर साल 50 से 80 तक की घटनाएं देखने को मिलती है हमें ज्वालामुखी की। यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्मिथ सोनियन इंस्टीट्यूशन के वैश्विक ज्वालामुखी कार्यक्रम के आंकड़ों से पता चलता है कि 2023 के पहले 6 महीनों में 56 ज्वालामुखी फटे। और अभी हमने आइसलैंड के बारे में भी ऐसा ही एक आर्टिकल डिस्कस किया था, जहाँ पे बहुत सारे भूकंप लगातार आए थे और बताया जा रहा था कि वो ज्वालामुखी फूटने का एक संकेत हो सकता है, तो उसके बारे में भी यहाँ पे जिक्र किया गया। इटली का माउंट एटना हो गया, जो दुनिया की सबसे सक्रिय ज्वालामुखी में से एक है, सार्वजनिक चिंता का कारण बन रहा था। यह एक साल पहले ही फूटना शुरू हो गया था। अब यहाँ पे आप माउंट एटना देख सकते हैं और इटली को भी देख सकते हैं। ये रहा आपका इटली। इटली किस किस के साथ सीमा साझा करता है, तो आप देख सकते हैं कि स्लोवानिया हो गया, या फिर ऑस्ट्रिया हो गया। ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ये ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया, ठीक है। ये स्विट्जरलैंड हो गया, और यहाँ पे फ्रांस, यानी कि टोटल 4 देशों के साथ। कौन कौन से हो गए, तो फ्रांस हो गया, उसके अलावा स्विट्जरलैंड हो गया, उसके अलावा ऑस्ट्रिया देखने को आपको मिलेगा, उसके अलावा स्लोवानिया। तो ये 4 देश है जिसके साथ इटली की सीमा साझा होती है। और माउंट इटना ये कहाँ पे पड़ता है, तो आप देख सकते हैं एकदम दक्षिणतम बिंदु पे ये इसके पड़ता है। इटली के एक तरफ आपको एड्रियाटिक सी देखने को मिलेगा, एक तरफ टायरेनियन सी देखने को मिलेगा, एक तरफ आयोनियन सी देखने को मिलेगा, यहाँ पे मेडिटेरियन सी है। मतलब कितना अच्छा अच्छा क्वेश्चन आपसे यहाँ से बनेगा। मैप देख रहे हैं ना, बहुत ध्यान से मैप देखिए। आपसे हो सकता है कि माउंट इटना के बारे में ना पूछ करके आपसे ये कह दे कि जो इटली है वो 3 तरफ से जल स्रोतों से घिरा हुआ है। सही बात है, क्योंकि उत्तर की तरफ से नहीं घिरा हुआ है, बाकी 3 तरफ से घिरा हुआ है। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। अब आपसे ये पूछ ले कि इसके दक्षिण में लगभग आयोनियन सी पड़ता है, इसके पश्चिम में तैरेनियन सी पड़ता है, इसके पूर्व में आप देखेंगे तो एड्रियाटिक सी पड़ता है। इस तरीके से आपसे खूब अच्छा अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। या फिर इसकी सीमा ही पूछ ले। आप देखेंगे कि अफगानिस्तान लगातार चर्चा में बना हुआ था, तो मेरे ख्याल से 2022 में अब ये पूछा था कि अफगानिस्तान निम्नलिखित में से किसके साथ सीमा साझा करता है। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन बन जाते हैं मैप का, और वो बहुत आसान क्वेश्चन होता है, उसको आप चाहें तो अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। यहाँ पे भी इटली को दिखाया गया है, और ये पॉलिटिकल मैप एक तरीके से है। यहाँ पे भी वो सारी चीजें हैं, सेम चीजें हैं। आप यहाँ से भी उसका मैप देख सकते हैं कि किसके किसके साथ सीमा साझा करता है। अब यहाँ पे माउंट एटना के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दी गई, जैसे बताया जा रहा है कि कब से सक्रिय है और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये सारी चीजें। माउंट एटना यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है और दुनिया के सबसे बड़े ज्वालामुखी में से एक है। इसकी दर्ज ज्वालामुखी गतिविधि 1500 ईसा पूर्व की है। 1500 ईस्वी की नहीं, 1500 ईसा पूर्व की है। तब से अब तक ये 200 से अधिक बार फूट चुका है। एटना में मौजूदा विस्फोट के कारण पास के कैटनिया हवाई अड्डे पर उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। सड़कों पर राख की मात्रा अधिक होने के कारण कारों और मोटरसाइकिलों के इस्तेमाल पर भी 48 घंटे के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। अन्य ज्वालामुखी इटना की तुलना में अधिक समय तक फूटते हैं, यानी कि जो इटना है वो फिर भी कम समय तक फूटा है। इसकी तुलना में बहुत सारे ऐसे ज्वालामुखी हैं जो काफी लंबे समय तक फूटते रहते हैं। सबसे प्रसिद्ध दीर्घकालिक विस्फोटों में से एक हवाई पर किलाउ ज्वालामुखी था, यानी कि जो किलाउ ज्वालामुखी ये भी काफी लंबे समय तक फूटता रहता है। 1983 में इसके उगलने का क्रम जारी रहा, लगभग बिना रुके। कितना, तो 2018 तक 35 वर्षों तक लगातार ये बिना रुके फट रहा था। सोचिए 35 वर्षों तक लगातार ज्वालामुखी का उद्गार हो रहा है, कितनी बड़ी बात है ये। केवल 2021 में फिर से शुरू होने के लिए विस्फोट अभी भी जारी है इसमें। उसके अलावा बात करें कि इंडोनेशिया में डुकोना का विस्फोट अगस्त 1933 में शुरू हुआ और अब भी जारी है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बन जाए कि डुकोना कहाँ पे, या फिर मैच कराने के लिए दे देगा, इस तरफ लिख देगा ज्वालामुखी के नाम, इस तरफ लिख देगा देश के नाम। अब आपसे पूछा कि कितने सही सुमेलित हैं, केवल 1, केवल 2, केवल 4, इस तरीके से ध्यान दीजिएगा। ग्वाटेमाला में सांता मारिया का विस्फोट जून 1922 में शुरू हुआ और आज भी जारी है। वानुअतु में यासूर पहली बार लगभग 1270 प्लस माइनस 110 वर्ष में जीवित हुआ और 9 जून 2023 तक अभी भी फूट रहा है। यहाँ पे प्लस माइनस 110 लिखा गया, इसका मतलब ये कि एग्जैक्ट डेटा नहीं पता, हो सकता है कि 100 प्लस 110 साल, यहाँ पे इसको जोड़ दीजिए 1270 से, यानी कि 1380 हो जाएगा। इसी तरीके से यह 100 साल घटा दीजिए, 1160 हो जाएगा। तो यहाँ से 1160 से लेकर के 1380 के बीच में ये कभी भी फूटना शुरू हुआ था और अभी तक ये फूट रहा है। इसका एग्जैक्ट डेटा नहीं पता है, तो यहाँ पे साथ इसको 1270 प्लस माइनस 110 वर्ष लिख दिया गया। वो वेरिएशन होती है उतना। आप देखें कई बार लिखा जाता है ना, जैसे हमारी जो इन्फ्लेशन तय की जाती है, महंगाई तय की जाती है, वो भी रहता है प्लस माइनस, इसी तरीके से 4 प्लस माइनस 2। हमारी महंगाई की दर इसी तरीके से तय की जाती है। तो मिनिमम ये कितना हो सकती है, मिनिमम घट करके 2 हो सकती है, मैक्सिमम कितना हो सकती है, तो 6 हो सकती है। टारगेट रखा जाता है प्लस माइनस का। इसी तरीके से भी यहाँ पे प्लस माइनस दिखाएगा कि या तो 110 साल इसमें घटा दीजिए तब से शुरू होगा, या फिर 110 साल इसमें जोड़ दीजिए तब से शुरू होगा। ये बात कर रहे हैं ज्वालामुखी क्या है, तो आप लोग को नहीं पता ज्वालामुखी क्या है। ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी भी पढ़ी होगी। और फिर जो पृथ्वी के अंदर लावा पाया जाता है, और जो यहाँ पे आप देखेंगे रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं, उसमें जब गर्मी होती है वो लगातार विखंडन होता रहता है उसका, उसकी वजह से मेंटल प्लूम की घटना बनती है। वही सारी चीजें बता रहे हैं। वैसे आपने पढ़ी भी होगी, और नहीं भी पढ़े तो एक बार मैंने भी इसको बहुत डिटेल्स में पढ़ा था आपको कि ज्वालामुखी
क्या है, ये पूरी प्रक्रिया क्या है, इसके कितने प्रकार होते हैं, सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको एक आर्टिकल में पढ़ा रखी थी। उसके बाद भी थोड़ा बहुत यहाँ पे मैं बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे बात की जा रही है कि अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण इसे अच्छी तरह से बताता है, यानी कि अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार अगर हम बात करें तो ज्वालामुखी खुले स्थान या छिद्र हैं जहां से लावा, टेफरा, छोटी चट्टानें और भाप पृथ्वी की सतह पर फूटते हैं। ज्वालामुखी जमीन पर और समुद्र में दोनों में उत्पन्न हो सकता है। वह कुछ हद तक अपने स्वयं के विस्फोटों का परिणाम है, लेकिन हमारे ग्रह के सामान्य गठन का भी परिणाम है, क्योंकि टेक्टोनिक प्लेटें चलती हैं। आपने थ्योरी पढ़ी होगी टेक्टोनिक प्लेट वाली, कि जो हमारी पृथ्वी है, जो हमारी पृथ्वी पर घर हो गया, पेड़ पौधे हो गए, सब एक प्लेट के ऊपर बसे हुए हैं। एक प्लेट, पृथ्वी को कई सारे प्लेटों में बांट दिया गया, कुछ बड़ी प्लेटें, कुछ छोटी प्लेटें हैं। इन्हीं को टेक्टोनिक प्लेटें कहा जाता है। और ये जो प्लेटें होती हैं विचरण करती हैं, ये विचरण करती हैं। आपने इसे पढ़ा भी होगा, ये कॉन्सेप्ट भी आपने इसे पढ़ा होगा, आपको समझाया भी गया होगा अगर आपने पढ़ा है इसके बारे में। तो इस तरीके से कुछ प्लेटें इस तरीके से गमन करती हैं, कुछ प्लेटें विपरीत दिशा में गमन करती हैं, कुछ प्लेटें जो होती हैं वो एक दूसरे के समानांतर गति करती हैं। इस तरीके से आपको बताया गया होगा ये 3 चीज़ें। वो एक अलग टॉपिक है टेक्टोनिक का, कभी जरूरत पड़ी तो भी बताऊंगा, ऐसा थोड़ी ना यार कि उसके बारे में जानकारी नहीं है। अगर जानकारी नहीं थी तो ये सारी चीज़ें कैसे बताता। तो उसके बारे में भी कभी जरूरत पड़ी तो बताएंगे। फिलहाल हम यहाँ पे देख रहे हैं माउंट इटना के बारे में, तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा आपको आइडिया दे दिया गया है। दक्षिण अमेरिका में इंडीज और उत्तरी अमेरिका में रॉकीज जैसी पर्वत श्रृंखलाओं के साथ साथ ज्वालामुखी टेक्टोनिक प्लेटों की गति और टकराव के कारण बनते हैं। ज्वालामुखी के मुख्यतः 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? तो सिंडर शंकु, मिश्रित या स्ट्रेटो वॉल्केनो, ढाल ज्वालामुखी और लावा गुंबद। अगर हम बात करें कि ये प्रकार किस बेस पे डिसाइड किए जाते हैं, ज्वालामुखी के 4 प्रकार होंगे, कौन सी बात पे डिसाइड करता है, कौन ये डिसाइड करता है? तो विस्फोट से लावा कैसे बहता है और वह प्रवाह ज्वालामुखी को कैसे प्रभावित करता है, इसी के आधार पर ये डिस्कस करते हैं कि ज्वालामुखी 4 प्रकार का होता है और परिणाम स्वरूप यह उसके आसपास के वातावरण को कैसे प्रभावित करता है। यानी ये आधार है जिसके बेस पर ज्वालामुखी को 4 भागों में बांटा गया है। ये न्यूज यहीं पे शुरू और यहीं पे खत्म है। कॉलिंस डिक्शनरी है, इसने एआई को वर्ड ऑफ द ईयर बताया है, यानी कि इस साल के लिए शब्द इसको चुना गया है। एआई को, एआई का पूरा नाम क्या भाई? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि ये इतना चर्चा में बना हुआ है। तो आपसे वनडे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछता है, स्टेट पीसीएस में पूछता है, आपसे यूपीएससी शायद ही कभी पूछे ऐसा क्वेश्चन। ये सब छोटे छोटे न्यूज है, ये यूपीएससी के एग्जाम से उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस वही वनडे और स्टेट पीसीएस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे बात करें, इन्फेंट्री स्कूल महू में आयोजित इन्फेंट्री कमांडो के सम्मेलन का समापन हुआ। ये कौन से क्रम का था? तो 37वें सम्मेलन का 14 और 15 नवंबर को 2023 को इन्फेंट्री स्कूल महू में सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे जी ने की थी। और यहाँ पे बात करें, श्री पीयूष गोयल जी ने इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की 3री वैयक्तिक मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लिया। बैठक कहाँ पर हो रही थी? तो यूएसए में हो रही थी, सैन फ्रांसिस्को में हो रही थी। तो बस इतना ही। इसके अलावा 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 हरियाणा के फरीदाबाद में 17 से 20 जनवरी 2024 तक आयोजित किया जाएगा। बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बात करें केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री, ये कौन है? तो हरदीप सिंह पुरी हैं। इन्होंने 3री हॉकी इंडिया सीनियर महिला अंतर विभागीय राष्ट्रीय चैंपियनशिप का उद्घाटन किया। कहाँ पे होगी? तो शिवाजी स्टेडियम न्यू दिल्ली में होगी। तो इसको ध्यान रखना है बस। दोस्तों आप लोग को पता है कि अभी जो आईपीसी है, सीआरपीसी है और इंडियन एविडेंस एक्ट आईईए है, इसको बदलने के ऊपर विचार चल रहा है, भारतीय न्याय संहिता करके और भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम करके, और इसी तरीके से जो भारतीय साक्ष्य बिल है ये करके इसमें हम सुधार करने की बात कर रहे हैं। उसका नाम भी बदलना है और उसमें सुधार करने की बात कर रहे हैं। तो वहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आया था व्याभिचार का लेकर के, एडल्टरी को लेकर के। इसके बारे में क्या किया जाए? तो एडल्टरी को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कुछ समय पहले इसको हटा दिया गया था कि कानूनन जुर्म नहीं है। अब आप सोचेंगे एडल्टरी क्या है? तो देखिए, अगर आप फैमिली के साथ सुन रहे हैं या फिर किसी ऐसे इंसान के साथ सुन रहे हैं जिसके साथ आप अनकंफर्टेबल हो सकते हैं, तो थोड़ा सा इसको हट जाइए। कोई बहुत ऐसा टर्म नहीं है और ये सबको जानना जरूरी है, पर वही है कि हमारी फैमिली अभी उतनी ओपन नहीं है, तो हो सकता है कि किसी को प्रॉब्लम हो अपनी फैमिली के साथ सुनने में, पर जनरली होनी नहीं चाहिए। कोई ऐसा शब्द नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है। एडल्टरी का सिंपल सा मतलब ये समझिए कि हस्बैंड वाइफ है, और ये वाइफ जो है, खास करके वाइफ के ऊपर ही ये प्रतिबंध लगाया गया, और इसी के नाते यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इस धारा को हटा दिया था। यहाँ पे ये कहा जाता है कि अगर कोई पति है और ये पति पत्नी है, और ये भी मान लीजिए पति पत्नी है, 2 लोग हैं, 2 जोड़े हैं, तो ये पति जो है ये किसी अन्य स्त्री के साथ जो शादीशुदा है, अपनी पत्नी को छोड़ करके किसी अन्य शादीशुदा पत्नी के साथ, किसी अन्य शादीशुदा औरत के साथ अगर संबंध बनाते हैं, तो इसी को एडल्ट्री कहा जाता है। एक तरीके से आप जिसको आसान भाषा में नाजायज संबंध कहते हैं, उसी के बारे में बात की जा रही है। कोई बहुत वैसा शब्द नहीं है, कोई बहुत गलत शब्द नहीं है, बल्कि इसके बारे में जानना जरूरी है। तो यहाँ पे क्या था ना, यहाँ पे ये था कि अगर कोई ऐसी घटना देखने को मिलती तो इसको सामान्यतः पुरुषों को ही इसमें दोषी माना जाता था। ये कहा जाता था कि इसमें पुरुष की गलती है, पुरुष को नहीं जाना चाहिए था। और जो यहाँ पे सीआरपीसी की धारा इसको कानूनी जुर्म बनाती, तो उसमें ये कहा गया था कि अगर महिला उकसाती भी है तो महिला को ऐसा यहाँ पे इसके तहत दंड नहीं दिया जाएगा, यहाँ पे सिर्फ पुरुषों को ही दोषी माना जाएगा। तो इसी को लेकर के जो मंत्रालय है, इसी की एक संसदीय समिति बनी थी इसके ऊपर विचार करने के लिए। तो उसने इसके बारे में चर्चा किया और उसने ये कहा कि देखिए, जो सामाजिक व्यवस्था है उसको बनाए रखने के लिए व्यभिचार को कानूनन जुर्म बना देना चाहिए, और ऐसा ना हो कि इसके चक्कर में हमारी जो सामाजिक व्यवस्था वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाए, हमारी संस्कृति नष्ट हो जाए।
और सुप्रीम कोर्ट ने जिस बेस पर, जिस आधार पर इस अधिनियम, इस धारा को हटाया था, उस आधार को ही हम बदल लेते हैं। जब आधार बदल लेंगे तो फिर यहाँ पे अधिनियम को हम लागू कर सकते हैं, यहाँ पे जो धारा है उसको हम लागू कर सकते हैं। तो ये सारा मामला है इसमें। चलिए हम देखते हैं इसके बारे में। गृह मामलों की सॉरी संसदीय समिति ने सुझाव दिया है कि भारतीय दंड संहिता आईपीसी 1860 को बदलने के लिए प्रस्तावित कानून भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 में व्यभिचार को एक अपराध के रूप में फिर से स्थापित किया जाना चाहिए। चर्चा में इसी नाते व्यभिचार पर अब कानून की स्थिति क्या है, अगर उसके बारे में बात करें तो 2018 तक आईपीसी में धारा 497 शामिल थी, जो व्यभिचार को एक आपराधिक अपराध के रूप में परिभाषित करती थी, जिसमें 5 साल तक की जेल या जुर्माना या दोनों हो सकते थे। हालांकि धारा 497 के तहत केवल पुरुषों को ही सजा दी जा सकती थी, महिलाओं को नहीं, और यही यहाँ पे भेदभाव हो जाता था। और इसी के बेस पर सुप्रीम कोर्ट ने इसको नल एंड वाइड करार दे दिया था, अवैध करार दे दिया था धारा आईपीसी की धारा जो 497 उसको। अब यहाँ पर ऐसे पुरुष के बारे में बात की गई है, कौन से पुरुष को इसके तहत सजा दी जाएगी, उस पुरुष के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो जो कोई ऐसे व्यक्ति के साथ यौन संबंध बनाता है जो किसी अन्य पुरुष की पत्नी है और जिसके बारे में वह जानता है या उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि वह उस पुरुष की सहमति या मिलीभगत के बिना है, तो ऐसे संभोग बलात्कार के अपराध की श्रेणी में नहीं आता है, वह दोषी है। व्यभिचार का अपराध ऐसे मामलों में पत्नी दुष्प्रेरक के रूप में दंडनीय नहीं होगी। देखिए सिंपल सी बात क्या है, सिंपल सी बात ये कि एक व्यक्ति है, अगर ये जानता है कि ये लड़की है और उसकी शादी किसी ए नाम के व्यक्ति से हो गई, यानी कि ये हस्बैंड वाइफ है। अब ये व्यक्ति ये जानता है कि ये लड़की इसकी पत्नी है, उसके बाद भी इसके साथ अवैध संबंध बनाता है, तो इस पुरुष को सजा दी जाएगी। दूसरा यहाँ पे ये कहा गया कि अगर ये हस्बैंड जो है ये इजाजत दे देते इस लड़की को कि तुम इसके साथ संबंध बनाओ, यानी कि अगर पति पत्नी को इजाजत दे देता है कि तुम पुरुष के साथ संबंध बना सकते हो, तब यहाँ पे इसको व्यभिचार नहीं माना जाएगा, तब इसको रेप नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर पुरुष की सहमति नहीं है अपनी पत्नी को, तो पत्नी किसी और के साथ संबंध बनाते हैं, नाजायज संबंध, तो उसको यहाँ पे अपराध की कैटेगरी में रखा गया था। और इसी के बेस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि ये आप जो कर रहे हैं ठीक बात नहीं है। पत्नी जो है उसकी भी अपनी एक पर्सनल लाइफ है, उसका भी अपना एक मन है, आप वहां पे पुरुष की सहमति थोप नहीं सकते हैं। इस तरीके से अगर कहा जा रहा है कि पुरुष की सहमति के बिना अगर किसी और के साथ नाजायज संबंध बनाती हैं तो उनको अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा, यानी कि पुरुष की सहमति के साथ बना सकते हैं, यानी कि जो पत्नी होगी वो पुरुष की प्रॉपर्टी है, पुरुष जैसा कहेगा वैसा करेगी पत्नी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। वही बात यहाँ पे बताइए कि आम समझ और व्यभिचार की शब्दकोश परिभाषा दोनों के विपरीत था। जो एक विवाहित व्यक्ति पुरुष या महिला और उस व्यक्ति के वर्तमान पति या पत्नी या साथी के अलावा किसी अन्य के बीच शैक्षिक संभोग है। जोसेफ शाइन बनाम भारत संघ 27 सितंबर 2018 के मामले में भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश सीजेआई साहब जो थे, कौन थे, तो दीपक मिश्रा जी थे। इनके नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों वाली खंडपीठ, और वर्तमान में जो सीजेआई साहब है ना, ये भी इसमें शामिल थे। उसके अलावा जस्टिस एम खानविलकर साहब शामिल थे, आरिफ नरीमन शामिल थे, इंदु मल्होत्रा जी शामिल थे। ये सारे लोग ये जो समिति बनी थी, ये जो बेंच बनी थी सुप्रीम कोर्ट की, इसमें शामिल थे। समिति नहीं, सॉरी, यहाँ पे जो बेंच बनी थी उसमें ये लोग शामिल थे। ने सर्वसम्मति से आईपीसी की धारा 497 को इस आधार पर रद्द कर दिया कि इनमें भेदभाव शामिल है, यानी कि जो 497 की धारा है, इसको जब इसके ऊपर जब पुनर्विचार किया गया तो जो 5 जजों की बेंच बनी थी, इन 5 के 5 जजों ने सर्वसम्मति से इस धारा को डिमोलिश कर दिया, नल एंड वाइड करार दे दिया, इसको अवैध बता दिया कि ये भेदभाव करती है। और यहाँ पे जो पत्नी है, जो स्त्री है, उसको अपने पति का एक तरीके से संपत्ति बताती है कि अगर पति इजाजत देता है तो जाइए किसी के साथ संबंध बनाइए, अगर पति इजाजत नहीं देता तो आप ये काम नहीं कर सकते हैं, या अन्य कामों को, इसी को लेकर के यहाँ पे बेस बनाया गया था। और इस नाते आईपीसी की धारा 497 को रद्द कर दिया गया था 2018 में। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि कमेटी ने क्या सिफारिश की है, कमेटी ने क्या बताया, तो बीएनएस भारतीय न्याय संहिता 2023 पर 350 पन्नों की रिपोर्ट, जिसे 10 नवंबर को समिति द्वारा अपनाया गया था, इसमें कहा गया है कि व्यभिचार को एक आपराधिक अपराध के रूप में बहाल किया जाना चाहिए, लेकिन इसे लिंग तटस्थ बनाया जाना चाहिए। वही जो यहाँ पे सिर्फ पुरुषों के बारे में बात की जा रही थी और सिर्फ महिलाओं के ऊपर रोक थी, अगर पति परमिशन देता तो आप जाके ऐसे संबंध बना सकते हैं। तो यहाँ पे एक आ गया, इसको लिंग तटस्थ कर दिया जाए, इसके लिए दोनों को दोषी माना जाए अगर जरूरत पड़ती है, और यहाँ पे किसी के लिए भी परमिशन की आवश्यकता न रखी जाए। समिति ने सिफारिश की कि यह धारा केवल विवाहित पुरुषों को दंडित करती है और विवाहित महिला को उसके पति की संपत्ति बना देती है। समिति का मानना है कि विवाह की संस्था को भारतीय समाज में पवित्र माना जाता है और इसकी आवश्यकता है इसकी पवित्रता की रक्षा करेंगे। समिति ने अपना सुझाव दिया है, कुछ भारतीय समाज है, और सही भी बात है कि भारतीय समाज में जो विवाह है उसको सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाता, उसको एक संस्था माने जाते हैं, उसको एक तरीके से आप कह सकते हैं संबंध माना जाता है। कहते हैं ना कि 7 जन्मों का संबंध है, तो वो चीज यहाँ पे एक संस्कार माना जाता है उसको। तो इस नाते समिति ने कहा कि उसकी रक्षा करना जरूरी है, और जिस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने आईपीसी की धारा 497 को रद्द किया था, क्यों ना हम उसको उस आधार को ही बदल दें। जब उस आधार को ही हम बदल देंगे तो सुप्रीम कोर्ट के पास कोई ऐसा बेस नहीं बचेगा जिसपे सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को रद्द कर सके। हालांकि वो सुप्रीम कोर्ट है, चाहे तो रद्द कर ही सकती है, कोई ना कोई आधार खोज के ले ही आएगी। पर ये जो कमेटी बनी थी इसने सुझाव दिया है कि जिस आधार पर आईपीसी की धारा 497 को रद्द किया गया था, उस आधार को हम बदल देंगे।
रिपोर्ट में तर्क दिया गया कि धारा 497 को भेदभाव के आधार पर रद्द कर दिया गया था और इसे लिंग तटस्थ बनाने से इस कमी को दूर किया जा सकता है। अगर हम बात करें इसमें समस्या क्या है, धारा 497 की भेदभावपूर्ण प्रकृति और व्यभिचार के लिए केवल पुरुषों को दंडित करने में इसकी प्रकट मनमानी उन आधारों में से एक थी जिस पर अदालत ने इस प्रावधान को रद्द कर दिया था। धारा 497 संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 का उल्लंघन करती है। अभी 14, 15, 19 के आप सभी को पता होगा। इसमें कहा जाता है ना कि धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है और यहाँ पे विधि के समक्ष समानता की बात की जाती है और विधि का समान संरक्षण दिया जाता है। अदालत ने महिलाओं की स्वायत्ता को मानवीय गरिमा के एक पहलू के रूप में रेखांकित किया, यानी कि जो महिलाएं वो भी इंडिपेंडेंट है, उनको किसी परमिशन की जरूरत नहीं है और ये मानवीय गरिमा के तहत आता है। ये अदालत ने कहा था इस केस में। अदालत ने फैसला सुनाया कि व्यभिचार अपराध की अवधारणा में फिट नहीं बैठता है। ये सुप्रीम कोर्ट है, कोई भी फैसला सुना सकती है। बेंच की एकमात्र महिला जज जस्टिस मल्होत्रा ने कहा कि धारा 497 विसंगतियों से भरी हुई है। उदाहरण के लिए, यदि विवाहित महिला के पास उसके पति की सहमति हो तो व्यभिचार संबंध अपराध नहीं होगा। यानी कि जो जस्टिस इंदु मल्होत्रा थी, ये इस 5 जजों की जो बेंच बनी थी, इसमें एकमात्र महिला जज थी और इन्होंने ये कहा था कि आप जो 497 की धारा है ये कहती है कि अगर पति इजाजत देता है तो महिला संबंध बना सकती है, तब आप इसको अपराध नहीं मानोगे। अगर पति इजाजत नहीं देता है तब महिला संबंध बनाती है तो आप इसको अपराध मानोगे। तो ये विसंगति है, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। साथ ही एक पत्नी अपने पति या उसके प्रेमी पर मुकदमा नहीं चला सकती, भले ही उन्होंने ये अपराध किया हो। न्यायमूर्ति नरीमन ने बताया कि पुरुष को बहकाने वाला और महिला को पीड़ित होने की प्राचीन धारणा अब लागू नहीं होती है। यानी कि इनके कहने का मतलब ये था कि एक तो ये कहा जाता है ना कि जैसे पुरुष को बहकाने वाला कहा जाता है कि पुरुष था वो तो भगा ले गया। जैसे आप सुनेंगे कि अगर कभी लड़का लड़की भाग जाते हैं गाँव मोहल्ले में, तो ये कहा जाता है ना कि लड़का भगा के ले गया। कभी ये नहीं कहा जाता कि लड़की भगा के ले गई। हमेशा ये सुनने में आता है कि लड़का भगा के ले करके गया। तो वही चीज़ यहाँ पे नरीमन जी ने कहा था कि ऐसा जरूरी नहीं कि हर मामले में पुरुष ही गलत हो सकता है कि स्त्री बहका रही थी उसको। तो आप हमेशा ये मत कहिए कि स्त्री पीड़ित है। उन्होंने ये कहा था कि जो प्राचीन धारणा बनी हुई है कि स्त्री हमेशा पीड़ित होती है, उससे बाहर निकली, ये हमेशा सही नहीं होती है। हो सकता है कि इस एक्ट का फायदा उठा करके पुरुषों को यहाँ पे खींचा जाए, बहुत सारी महिलाएं ऐसा करें। तो इस नाते यहाँ पे स्टेटमेंट दी गई थी जस्टिस नरीमन साहब के द्वारा। अदालत ने सीआरपीसी की धारा 198(2) को भी इस हद तक रद्द कर दिया कि यह धारा 497 के तहत व्यभिचार के अपराध पर लागू होती है। सीआरपीसी की धारा 198(2) क्या कहती है? तो ये कहती है कि कुछ मामलों में अदालतें किसी मामले का संज्ञान केवल तभी ले सकते हैं जब पीड़ित पक्ष द्वारा उनसे संपर्क किया जाए। यानी कि धारा 198(2) जो है, इसका कहने का मतलब ये है कि देखिए, जब तक कोई पीड़ित व्यक्ति अदालत के पास नहीं जाता है तब तक अदालत इस मामले में संज्ञान नहीं ले सकती, यानी कि स्वी मोटो एक्शन नहीं ले सकती। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इस धारा का जो ये प्रावधान था कि ये वाला प्रावधान जिसमें धारा 497 लागू होती थी, उसको हटा दिया है कि धारा 198(2) के तहत ये मामला रखा गया था कि धारा 497 के जो तहत मामला आता है व्यभिचार का मामला, इसके तहत कोई भी सुप्रीम कोर्ट हो गई, हाई कोर्ट हो गई, तब तक अपने से फैसला नहीं ले सकते, तब तक अपने से संज्ञान नहीं ले सकते जब तक धारा 497 के तहत पीड़ित व्यक्ति कोर्ट में ना जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर धारा 497 के तहत कोई पीड़ित व्यक्ति है और हमें पता चलता है तो हम स्वतः संज्ञान ले सकते हैं, सुमोटो एक्शन ले सकते हैं, और इस धारा को रद्द कर दिया था। अगर हम बात करें कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया था, उसके बाद भी ये कमेटी क्यों बात कर रही है? क्या संसद के पास, क्या हमारे संविधान में किसी अन्य के पास ऐसी शक्ति है जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रद्द कर सकती है? तो वही बात यहाँ पे की जा रही है। तो देखिए होता क्या है कि सुप्रीम कोर्ट का काम क्या है, जो संविधान है उसकी व्याख्या करना कि संविधान के अनुसार कोई काम है कि नहीं। अगर उसके संविधान के अनुसार काम किया जाए तो सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं बोलेगी। और आप देखेंगे 1973 में एक मामला आया था, केशवानंद भारती मामला। इसमें एक आ गया था कि आप कोई भी संशोधन कर सकते हैं, बस वो संविधान के मूलभूत ढांचा जो है उस पर इम्पैक्ट नहीं डालना चाहिए, उस पर निगेटिव इम्पैक्ट नहीं डालना चाहिए। तो वही कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट अगर कोई फैसला दे देती है तो वो पूरे देश में लागू होना चाहिए और उसको डिक्री के रूप में संभाल के रखा जाता है। लेकिन अगर जो जिस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने धारा 497 को रद्द किया था, अगर वो आधार ही बदल दे तो फिर यहाँ पे इस नियम को फिर से बदला जा सकता है, इस नियम को फिर से लागू किया जा सकता है। वही चीज यहाँ पे बताई जा रही है। मद्रास बार एसोसिएशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2021 में जस्टिस एल नागेश्वर राव, हेमंत गुप्ता और एस रविंद्र भट्ट की एक एससी यानी कि सुप्रीम कोर्ट बेंच ने कहा, किसी वैध कानून की वैधता निर्धारित करने के लिए परीक्षण यह है कि निर्णय दोष की ओर इशारा करता है। दूसरे शब्दों में, बताए गए दोष को इस तरह ठीक किया जाना चाहिए था कि दोष को इंगित करने वाले निर्णय को का आधार हटा दिया जाए। यानी कोई कानून वैध है अवैध है वो किस बेस पे डिसाइड किया जाता है कि उसका आधार क्या है, और जब आधार सही रहेगा तो कानून भी सही रहेगा। ये चीजें इन्होंने बताई थी। और यहाँ पे जो भेदभाव था इसी के आधार पर आईपीसी की धारा 497 को रद्द करने की बात की गई थी। तो जब अगर वो भेदभाव वाला प्रावधान ही हटा दिया जाए तो जाहिर सी बात है कि आईपीसी की धारा 497 को फिर से लागू किया जा सकता है, एक नए रूप में लागू किया जा सकता है।